और आज बात करेंगे स्वतंत्रता की कुंडली की। महामारी के बीच देशवासियों ने स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया और दुनिया भर में बसे लोग अब इस जश्न को अपने वक्त के हिसाब से मना भी रहे हैं, अपने अपने वक्त के हिसाब से। ठीक वैसे ही जैसा भारत और पाकिस्तान अपनी आज़ादी का जश्न मनाता है, लेकिन इस खुशी में एक गम भी है जो आज भी है उस वक्त का, जब कई लोगों के बीच आज का माहौल जैसे आज से 74 साल पहले था, वैसा ही शायद। जब एक बच्चा जन्म लेता है और रोता है और परिवार खुशी मनाता है, ठीक आज से 74 साल पहले 15 अगस्त 1947 को खुशी मनाई गई थी आज़ादी की, लेकिन बंटवारे के साथ। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की संसद ने भारत को बांटकर एक और देश पाकिस्तान बनाने पर मोहर लगा दी थी। इसके बाद जिस शख्स को इस काम पर लगाया गया था, उसे ना तो कहा जाता है कि भारत की कोई जानकारी थी और ना ही उन्होंने इससे पहले यह काम किया था। उन्होंने भारत का मैप बना दिया। कहा गया कि अगले 10-12 दिनों में इसको कर डालें, ये ऑर्डर उनको दिए गए। कई शहर क्यों पाकिस्तान को दिए गए और कई को लेकर क्या तर्क दिए गए, ये काफ़ी रोचक भी है। आज़ादी के बाद से भारत को 2 देशों में बांट दिया, लेकिन अब ये 3 देशों में बढ़ चुका है। भारत और पाकिस्तान को मैप बांटने का काम सर सिरिस रेडक्लिफ को दिया गया। वो पेशे से वकील थे। उन्हें भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा जो है वो खींचने का काम जो है वो सौंपा गया। रेडक्लिफ ना पहले कभी भारत आए थे, ना ही उन्हें भारत के बारे में कोई खास जानकारी थी। ऐसे में रेडक्लिफ ने इस काम में अपनी असमर्थता भी जताई। फिर उन्होंने लकीरें खींचनी शुरू कर दी। यही कारण रहा कि बंटवारे के दौरान ऐसी कई गलतियां हुई कि भारत और पाकिस्तान बंटवारे के दौरान कुछ जगहों पर इधर से उधर हो गया और वहां होने वाले भूभाग इधर से उधर हो गए। फिर बंटवारे के बाद लाखों लोगों को जान गंवानी पड़ी। कहा यह भी जाता है कि रेडक्लिफ खुद अपने काम से बहुत खुश नहीं थे। भारत से वापस लंदन जाने के बाद विभाजन से जुड़े सारे दस्तावेज और नक्शे जला दिए गए, ये बातें भी कही जाती हैं। 3 जून को जो है वो आज से 73 साल पहले भारत विभाजन की योजना स्वीकार कर ली गई थी। इसे 3 जून योजना या माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है। आज हम जानेंगे भी समझेंगे भी कि आखिरकार ये माउंटबेटन योजना जिसने ब्रिटिश भारत के 2 टुकड़े कर दिए और तब जाकर दोनों देशों को, दोनों मुल्कों को आज़ादी मिली। और बात करेंगे इनमें से इस माउंटबेटन प्लान स्वतंत्रता की इस कुंडली पर विस्तार से। अजय पाल सिंह बराड़ लेखक हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे और हमीद खान पाकिस्तान के पत्रकार, हर मसले से पाकिस्तान में हर विषय पर अपनी बात रखने वाले, यूके में इस वक्त वर्तमान में मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। और जो अजय सिंह बराड़ है वो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार भी हैं। और तो जी इसके साथ ही अजय पाल सिंह बराड़ और हमीद खान साहब, आप दोनों का एएनबी न्यूज पर स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। हमीद खान साहब, सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहूंगा और उसके बाद अजय पाल सिंह बराड़ से भी वही सवाल लूंगा कि 74 साल बंटवारा हुआ, लेकिन जो प्लान, क्या आपको लगता है जो प्लान, जो योजना माउंटबेटन के द्वारा बनाई गई, उसके बाद जो कुछ हालात हुए, क्या आज दोनों मुल्क एक होते तो हमारे पड़ोसी जिस तरीके से नाराज रहते हैं वो चीज ना होती? थैंक यू सुनील। बात यह है कि जो बंटवारा था ना, वो मैं समझता हूं कि वो वक्त की जरूरत था और उसके अंदर जो मिस्टर जिन्ना ने जिस तरह स्टैंड लिया था वो बड़ा जरूरी था बंटवारे की हद तक। लेकिन ये जो आपने अभी इंट्रोडक्शन में कहा, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि बुनियादी तौर पे एक ऐसे शख्स को जो बरतानिया की जो राज है उसने भेज दिया इंडिया की तकसीम के लिए, जिसको ना तो इंडिया का कुछ पता था ऑन ग्राउंड रियलिटीज का, और ना ही उसके बाद जब आते हैं वो क्या नाम लेते हैं उनका, रेडक्लिफ, तो 5 हफ्ते के टाइम में ये तो कागज पे भी पेंटिंग भी नहीं होती अच्छी जी,
ठीक है ना। अच्छा, उसके अंदर एक बात जो है सुनील, वो ये है कि अगर आपको मैं तारीख के पन्नों से कुछ बात समझाना चाहूं तो वो ये है कि पाकिस्तान का बनना और हिंदुस्तान का जो बंटवारा है उसके अंदर बहुत बड़ी जो जिद्दोजहद है वो खाकसार तहरीक की भी है, अल्लामा मशरिकी की भी है। और जिस तरह हम जलियांवाला बाग को याद करते हैं 13 अप्रैल के वाकये को, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों को जो है वो शहीद किया गया, इसी तरह 19 मार्च 1940 को लाहौर में खाकसारों पर बरतानवी सरकार ने गोली चलाई और 82 खाकसार यानी 82 खाकसार शहीद हुए जी। अच्छा, इससे जो है आजादी की तहरीक ने पूरा जोर पकड़ लिया जी। लेकिन जब लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं ना सुनील जी, तो वो दो गलतियां कर गए, बुनियादी गलतियां जी, जिसकी वजह से इतना बड़ा खून खराबा हुआ जी जी। एक गलती ये कि उनको ये नहीं अंदाजा था कि जो तकसीम है उसके अंदर मुसलमानों का और जो हिंदुओं का जो माइग्रेशन होनी है उसके लिए एक बड़ा वक्त चाहिए जी। ठीक हो गया। दूसरी बात ये थी कि मतलब तारीख में आप देखें कि नेहरू साहब का जो पर्सनल रिलेशन था लॉर्ड माउंटबेटन से जी जी, उसकी वजह से कुछ लॉर्ड माउंटबेटन जो हैं वो आप समझ लें कि उनको फेवर करके बजाय तकसीम को कैलकुलेशंस पर करने की बजाय जी जी, खुसूसन हम देखें कि पंजाब की तकसीम, बंगाल की तकसीम जी और सिंध की तकसीम जी, इसने सबसे बड़ी तारीख का कत्ले आम को वजूद दिया जी। मैं ये समझता हूं सुनील, आज वक्त आ गया है हम तारीख की तरफ देखें और ये समझें कि आज हम हमारे साथ जो 74 साल पहले हुआ उन तलखियों को भुला दें जी। मैं पूरी दुनिया में फिरता हूं और यकीन करें कि सिख भाई होते हैं या हिंदू होते हैं, दूसरे होते हैं, हम सब के साथ एक मतलब बड़ी अच्छे तरीके से मिलते जुलते हैं। आपकी बात बिल्कुल मैं खुद इंडिया आया 2006 में जी जी, अमृतसर आया, ताजमहल देखा, दिल्ली गया जी। मैं सिर्फ एक बात जानता हूं कि बंटवारा जो था वो जरूरी था जी, उसमें मुसलमानों का मुतालबा था जी और अक्सरियती मुतालबा था जी। लेकिन चूंकि रेड क्लिफ भी ग्राउंड रियलिटीज नहीं जानते थे, आखिरी दिन तक ये फैसला नहीं हुआ कि गुरदासपुर कहां जाएगा, पठानकोट कहां जाएगा, कश्मीर का क्या बनेगा, जूनागढ़ और हैदराबाद की रियासतों का क्या बनेगा। तो ये सारी जो जल्दी में किया गया जी जी, बुनियादी अंग्रेज सरकार की गलती हमीद खान साहब, आपके पास जो मामला हमारे साथ इस वक्त जो है वो जल्दी किया। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार और बहुत प्रसिद्ध भारत के लेखक जिन्होंने पाकिस्तान और जो बहुत से मसले हैं उन पर बड़ी निर्भीकता से अपनी बात भी लगते हैं। पंजाबी के कई मसलों पर उन्होंने किताबें भी जो हैं वो लिखी हैं, लेखक हैं और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार भी हैं। बराड़ साहब, आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से फूट डालो और शासन करो की नीति अंग्रेजों ने अपनाई भारत में, लेकिन जब बंटवारा हुआ और जिस तरीके से हुआ, जिस प्लान का आज हम जिक्र कर रहे हैं, उस कुंडली की बात कर रहे हैं, तो फूट डालो शासन करो की नीति पे तो अंग्रेज चल रहे थे, लेकिन जब बंटवारा हुआ तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि कंफ्यूज एंड रूल की स्थिति बनाई गई? बिल्कुल जी। हम ये जो बात है कि उनकी इनकॉम्पिटेंस थी या उन्होंने गलती से ये सब कुछ कर दिया, ऐसी बात नहीं थी जी। हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। कुछ ऐसे होता है कि कुछ समय की फोर्सेस होती हैं जो प्ले करने लग जाती हैं जी। अंग्रेज ने जो यहाँ पे राज करने के लिए एक नीति बनाई थी, अलग अलग धर्मों के अंदर, अलग अलग जातियों के अंदर एक उन्होंने फूट डाल दी थी जी। और वो फूट और वो जो एजुकेशन का सिस्टम था वो सारा कुछ मैनिफेस्ट हुआ जब हमारा ये बंटवारा हुआ। वो एक जब और उसमें अंग्रेज को हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने जल्दी में कर दिया या उनको पता नहीं था, ये उनको सारी समझ थी जी। हम अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तो जब एटली की सरकार पावर में आती है
जुलाई 1945 में वो इलेक्शन जीत के आ जाते हैं। तो उनको बड़ा क्लियर सिचुएशन थी कि भी हमने इंडिया को छोड़ देना है, इंडिया से चले जाना है। बट इंडिया से जाने से पहले उन्होंने अपने जो भू राजनीतिक या जो उनके जियोपॉलिटिकल गोल्स थे उनको प्रोटेक्ट करना था। और वो हमें लेटर ऑन, अगर हम सन 46 में उन्होंने एक पेपर छापा था जिसमें स्ट्रेटेजिक वैल्यू ऑफ इंडिया उन्होंने बताई थी। तो हम उसको कोरिलेट जब करते हैं सारी बातों को, तो एटली की जो पहली प्लान थी वो कैसे ना कैसे कोशिश करके एक यूनाइटेड इंडिया छोड़ने की थी, बट उसके अपने जियोपॉलिटिकल गोल्स को प्रोटेक्ट करते हुए वो उसने उसके बाद इलेक्शन करवाए। 21 अगस्त को इलेक्शन डिक्लेयर हुए उसी साल, और साथ ही साथ उसने वेवल को यह बोल दिया कि भी तुम इसके ऊपर फटाफट प्लान बनानी शुरू कर। लॉर्ड वेवल ने जो प्लान बनाई थी उसकी एक टॉप सीक्रेट ब्रेकडाउन प्लान बोलते हैं, जो दिसंबर 1945 में आई थी इलेक्शंस के बाद, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस हो गए थे। इलेक्शंस ने बिल्कुल साफ कर दिया था कि भी मुस्लिम लीग जो अपना मुतालबा कर रही है सेपरेट पाकिस्तान का या सेपरेट इलाके का, वो उसकी जनरल पॉपुलेशन जो है, मुस्लिम पॉपुलेशन है, वो ये मांग रही है। उसकी अपनी मांग थी। तो 495 जो मुस्लिम सीट्स थी उसमें से 440 मुस्लिम सीट्स जो है रिजर्व सीट्स वो मुस्लिम लीग ने जीत ली थी। तो मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान का मुतालबा कर रही थी वो जनरल एक्सप्रेशन ऑफ एलीट ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन था वो समय का। तो इसको वो डिनाई नहीं कर सकता था। तो लॉर्ड वेवल की जो प्लान थी उसमें उसने बोला था कि हमें ये 2 हिस्सों में बांटना पड़ेगा, और जो मुस्लिम इलाका है उसके अंदर नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन नहीं रह सकेगी। तो हम अगर ये माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन की बात करते हैं कि ये अचानक आ गई, अचानक नहीं थी। लॉर्ड वेवल को ये बात बिल्कुल क्लियर थी कि दोनों तरफ से ये पंजाब में और बंगाल में ये प्रॉब्लम आएगी। अब ये उनकी शरारत थी या क्या थी ये देखना पड़ेगा। हामिद साहब कुछ कहना चाहते? हाँ जी, हाँ हामिद साहब आप कहिए, आप कुछ कह रहे थे। जी सुनील, बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने। मैं एग्जैक्ट एग्री करता हूं कि ये अंग्रेज का प्लान था, लेकिन बदकिस्मती ये है कि उस वक्त अनफॉर्चुनेटली हम जो हिंदुस्तान में रहने वाले थे, चाहे वो नेहरू साहब की कांग्रेस के अंडर हो या बलदेव सिंह साहब के फॉलोअर हो जो सिख की नुमाइंदगी कर रहे थे, या मोहम्मद अली जिन्ना साहब के साथ जो हम सारे थे, हमें ये किया गया कि हमें बिल बैठकर उस बंटवारे का मौका नहीं दिया गया जो मैं समझता हूँ असूली तौर पर होना चाहिए था। लॉर्ड माउंटबेटन के जो प्लान में एक चीज बड़ी क्लियर थी कि मेजॉरिटी के ऊपर फैसला होगा ऑफ द स्टेट्स, और वो रियासतें जो महाराजा चला रहे हैं, मिसाल के तौर पे हैदराबाद, कश्मीर, जूनागढ़, मानाबाव और बहावलपुर, उसके जो महाराजा होंगे, जो हेड ऑफ द स्टेट नवाब होंगे, वो डिसाइड करेंगे। तो अच्छा, अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि ऐसा नहीं होता जब तकसीम होती है। अच्छा, हैदराबाद के मामले में कह दिया जाता है। खान साहब, हैदराबाद की भी बात करेंगे, लाहौर की भी बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। तो हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता की कुंडली की, जब ब्रिटिश भारत के 2 टुकड़े कर दिए गए। भारत से भी मेरे साथ इस वक्त लेखक और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार मौजूद हैं, और इसके साथ ही हमीद खान,
इस वक्त लाइव हमारे साथ यूके से मौजूद हैं, पाकिस्तान के बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो खान साहब, आप अपनी बात रख रहे थे, लेकिन आपकी बात हैदराबाद की चल रही थी। लाहौर का वो इलाका जिसे हिंदू क्षेत्र के तौर पर, हिंदूवादी क्षेत्र के तौर पर देखा जाता है, बंटवारे के वक्त जो लाइनें खींची गई, जिस तरीके से जहां से मन किया वहां से लाइन डाल दी गई, और अजयपाल सिंह बराड़ को भी शायद पता होगा कि फिरोजपुर और गुरदासपुर जो हमारे बॉर्डर एरिया हैं, उन पर भी कहते हैं उस तरीके जब बंटवारे की लाइन हुई थी तब लाइन को फिर से बदला गया था। तो ये बातें, इनमें कितनी सत्यता है खान साहब? मैं बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की सुनील आपने। देखें, जो लाहौर की बात है ना, ये आप समझें कि पहले तो ये ऐसे कंसीडर हो रहा था जिन्ना साहब के वक्त में कि कराची की जगह ये पाकिस्तान का कैपिटल भी हो सकता है जी, कल्चरली, हिस्टोरिकली। और जो स्ट्रगल है मुगल एम्पायर से लेके बाद में वहां पर मुसलमानों की स्ट्रगल, भगत सिंह के वक्त से लेके उसके बाद आजादी की, तो लाहौर का इतना ज्यादा मामला जो हमें नजर आता है वो फिरोजपुर का है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसे आज देखें कि इसी तरह गुरदासपुर, पठानकोट, और आपको जो मैं चाहता हूं कि हमारे दोनों देशों के अवाम को एक बात पता चले कि अगर कोई भी एग्रीमेंट जो लॉर्ड माउंटबेटन या वो जो रेड क्लिफ अवार्ड था, अगर वो सही तरह इंप्लीमेंट भी हो जाता तो शायद इतना मैसेकार ना होता दोनों तरफ जी। और उसके साथ साथ जब हैदराबाद अब में कहते हैं जी कि मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज है, इसलिए उसको शामिल किया जाए भारत में। दूसरी जानिब जब कश्मीर में मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम है तो हाँ, इस बात को मानने की कोशिश। अच्छा, इस सारी खान साहब एक मिनट में अपने दर्शकों को बता दूं, खड़ा कर दिया खान साहब, आज भी हल तलब है। खान साहब, आप अपनी बात रखिएगा, मैं दर्शकों को बता दूं मसले को हल करें। इस वक्त खान साहब जो है हमारे, जैसे भारत के पास हैदराबाद है वैसे ही पाकिस्तान में हैदराबाद है, उसकी बात जो खान साहब है उस हैदराबाद की बात कर रहे हैं। खान साहब कंटिन्यू कीजिए। मैं हैदराबाद दक्कन की बात कर रहा हूं। जी जी जी, ये बहुत अच्छा पॉइंट दिया है। मैं हैदराबाद दक्कन की बात कर रहा हूं। अच्छा, एक चीज और मैं कहूंगा सुनील आपसे जी, आप जो हम जब बात करते हैं ना तकसीम की जी, आप यकीन करें कि अगर बरतानवी सरकार सिर्फ जल्दी और अल्लामा मशरिकी साहब ने जिस तरह कहा, कायदे आजम साहब को कहा, गांधी जी को कहा, नेहरू जी को कहा कि देखें हम टाइम लेते हैं और बाकायदा मंसूबाबंदी के तहत हजारों लाखों लोगों का एक्सचेंज करते हैं, प्रॉपर्टीज भी एक्सचेंज होंगी और उनका जो है वो रख रखाव भी और फैमिलीज भी जी, उसका नतीजा ये निकलता सुनील कि ना तो इतना कत्लो गारत होता जी, और बड़ी पुरअमन तरीके से अगर ये माइग्रेशन हो जाती तो मेरा ख्याल है जो राजनीतिक दिलों में इतनी जो बातें बैठ गई। खान साहब, मैं बराड़ साहब से सवाल ले लूं, खान साहब बराड़ साहब से सवाल ले लूं। देखिए, आपको भी पता है और जनता को भी पता है, जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनको भी पता है कि उस वक्त जो हुआ या वर्तमान में जिस तरीके से सरहद पर जो तनाव की स्थिति लगती है, बनती है, तब हुक्मरानों का कोई नुकसान नहीं होता। किसी माँ का बेटा चला जाता है और उस वक्त बंटवारे के वक्त भी वही हुआ। गया कुछ नहीं, सरहदें खिंच गई, परिवार बिछड़ गए, कुछ भारत में कुछ पाकिस्तान में। जो बंटवारे के वक्त जो चीजें हुई वो दर्द शायद आज भी लोगों के बीच में है। 90 के दशक तक, 2001 तक लोग अब भी वर्तमान में कुछ ऐसे हैं जो अपने परिवार और अपनी जमीन को तराशते फिरते हैं दोनों मुल्कों में कि हमारी कहां से पृष्ठभूमि है, जन्मभूमि कहां है। कुछ ऐसे भी हैं कि वो अपने वंशज को ढूंढते हैं। तो लेकिन बराड़ साहब, जिस तरीके से 1939 में इस्लाम मुस्लिम लीग के इस्लामिक देश बनाने की बात कही गई, एक कमेटी बनाई गई, लेकिन जिन्ना साहब ने जिस तरीके से बात कही, महात्मा गांधी पर आरोप लगाए उस वक्त कि वो हिंदू राज्य बनाना चाहते हैं। फिर पंजाब के साथ जो हुआ, पंजाब ने तो काफ़ी प्रकोप आतंकवाद का भी झेला है, उस वक्त भी झेला है। और जब बंटवारा हुआ तो सबसे ज़्यादा शायद जख्म यूपी और पंजाब में कई ज़्यादा थे।
पाकिस्तान वाले पंजाब में तो थे ही थे, भारत वाले में, दोनों ही मुल्कों में। तो उस वक्त के दोनों पंजाब में थे, बिल्कुल। उस वक्त के जो किस्से हैं, तो वो सांप्रदायिक एकता जो छिन भिन की गई, उसकी वजह क्या रही होगी? ऐसे है जी कि ये हम किसी भी ना हमारी इंडियन लीडरशिप को, कांग्रेस की लीडरशिप को, ना मुस्लिम लीग लीडरशिप को और ना अंग्रेजों को, तीनों को इस बात के ऊपर माफ नहीं कर सकते जी। क्योंकि मैं उसी बात पे आ रहा था जब हम जहाँ पे मैंने बात छोड़ी थी कि उसके बाद एक वेवल प्लान आई थी जी। जो पार्टीशन की लाइन हम रेडक्लिफ की बोलते हैं, वो ही लाइन वेवल प्लान की थी, रावी के साथ साथ बनाई थी। और वेवल प्लान के नीचे लॉर्ड वेवल ने ये लिखा था कि गुरदासपुर चाहे जो है वो ज्योग्राफिकल रीजंस एंड अदर रीजंस के कारण अपने भारत इंडिया में दिया जाएगा जी। और मोटे मोटे, और अमृतसर जो है एज ए डिस्ट्रिक्ट लेते थे जब, तो वो इंडिया में आता था। अमृतसर जो सिटी की पॉपुलेशन थी उसमें मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा थी, बट वो सिख्स का एक सेक्रेट टाउन था। इसी तरह लाहौर में हिंदू सिख पॉपुलेशन और प्रॉपर्टीज ज्यादा थी, पर वो लाहौर डिवीजन को जब कैलकुलेट करते थे तो वो मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन बनती थी जी। और जो तो लॉर्ड वेवल की जो प्लान थी वो ही प्लान माइनर डिफरेंसेस के लेके, जो कुछ फैक्टर्स जैसे कि भी फिरोजपुर जो था वहां पे राजस्थान को जो पानी जाता था उसका हेडवर्क्स था, और ऊपर बारी दबाव में कुछ था जो नारोवाल का इलाका गुरदासपुर का उधर दे दिया गया। ये माइनर सी डिफरेंसेस करके बाकी वही प्लान रेडक्लिफ ने आके इम्प्लीमेंट कर दी। ये तो 5 हफ्तों में तो सर एक अच्छा आर्टिकल नहीं लिखा जाता, ये तो देश बांट गया हो जी। और ये बात थी, और उसके बाद तो फिर एक कोशिश हुई जिसको हम कैबिनेट मिशन प्लान बोलते हैं। कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बना वो ये था कि भी कांग्रेस जो थी वो एक स्ट्रॉन्ग सेंटर मांगती थी, और जो मुस्लिम लीग है वो एक वीक सेंटर मांग रही थी, जिसका ये था कि उस टाइम ये कहा जाता है कि बलदेव सिंह ने एटली को उसी टाइम बता दिया कि ये लेटर ऑन ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी और ये टूटी जाना है। तो लॉर्ड वेवल ने दोबारा वो प्लान, अपनी ब्रेकडाउन प्लान को बाहर निकाला, और उसपे उसने बोला कि ठीक है, जो अपना जैसे मेजॉरिटी प्रोविंशियल जहाँ पे सरकारें हैं वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी को दे दो, बाकी वैसे ही चलने दो, और नॉर्थ वेस्ट में और नॉर्थ ईस्ट में बेसिस दे दो। जो और प्रिंसली स्टेट जो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट की है वो रहेंगी, बॉर्डर की प्रोविंसेस हैं, और वो एरियाज है वो ब्रिटिश हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट के पास रहेंगी, बाकी इंटरनल प्रिंसली स्टेट्स भी इन एरियाज में वापस दे दो जी। तो ये जो प्लान है इसको हम आके माउंट बैटन पे या उस पे डाल देते हैं। ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी या जो अंग्रेज थे उनकी अपनी बेसिस रखने के लिए या रशिया रोकने के लिए जियोपॉलिटिकली उनको ये सारा मफाद पे जाना पड़ा। पर मुस्लिम लीग उस टाइम एडमेंट होगी कि भी हम स्ट्रॉन्ग सेंटर में नहीं रहेंगे, और कांग्रेस एडमेंट थी कि हम प्रोविंशियल ये जो ABC क्लासिफिकेशन में वीक सेंटर नहीं रखेंगे। तो इसने पार्टीशन के अलावा कोई ऑप्शन ही छोड़ी नहीं, क्योंकि दोनों एडमेंट थी, और दोनों की जो प्रोविंशियल असेंबली में परफॉर्मेंस थी वो उनके लोग तर्जमानी भी कर रही थी। ये नहीं कि वो ऐसे एडमेंट, कोई उसकी अगर मुस्लिम लीग का कोई और लीडर ये कोशिश करता है कि नई पार्टी या ना, तो वो हट जाना, तो अपने आप वहाँ पे लोगों को बात देते थे, एक्सप्रेस कैसे कर रहे थे। बट जो उसके बाद हमें ये पता लगता है कि जो ब्रिटिश या अंग्रेज का मुफाद था वो एक यूनाइटेड स्ट्रॉन्ग इंडिया देने का था, जिसके तहत ये जूनागढ़ या कश्मीर और ये सारे ले गए, भारत को सपोर्ट किया माउंट बैटन ने। और ये कहा जाता है कि उसने बोला कि मैंने सरदार पटेल को क्या है ऑफर की फुल ऑफ रोजेस जी। ठीक है, तो ये जो हम जो स्टैंड्स थे, जो प्रिंसिपल्स थे, उनको आगे पीछे भी किया गया। और उसका सबसे बड़ा रीजन था जब जो फॉस्टर डल्लास थे उन्होंने बोला था कि भी वो बाद में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी बने, उन्होंने बोला था कि भारत में कम्युनिज्म आने का डर है, यहाँ बहुत कम्युनिज्म लीनी और बैल्कनाइजेशन का डर था कि ये टूट ना जाए, इसको तोड़ने की कोशिश हो रही थी। तो वो जो था एक स्ट्रॉन्ग इंडिया के चक्कर में बराड़ साहब खान साहब कुछ कह रहे हैं, खान साहब कहिए जी। तो ये जो प्लान थी इसके अंदर ये कह देना कि ये कोई हमारे लोग हमारे लीडर कुछ कर सकते थे, मुस्लिम लीग वाले या कुछ, कोई लंबा चौड़ा नहीं था।
ये ऊपर से छोटा सा रिएक्शन खान साहब का भी ले लूं, क्योंकि मेरे पास अभी थोड़ी वक्त की कमी है, मेरे पास थोड़ी सी वक्त की कमी है। खान साहब आप अपनी बात रखिए। सुनील, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा जी कि हमारी जो तारीख है ना, उसमें एक बात हिस्टोरिकली समझने की जरूरत है कि जब लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि जी आप मुझे एज ए हेड गवर्नर जनरल रखें फॉर इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लिए, ठीक हो गया। मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और खुद मुख्तारी के लिए जो ये लॉर्ड माउंटबेटन की मांग थी, ये नहीं पूरी की जी, जिसके नतीजे में हम ये समझते हैं कि तारीखी तौर पर लॉर्ड माउंटबेटन ने जो है वो भारत की तरफदारी की, क्योंकि वो भारत के वाइसराय से गवर्नर जनरल बनने जा रहे थे। जी अच्छा खान साहब और बराड़ साहब, एक छोटा सवाल लूंगा, मेरे पास वक्त की कमी है, 30 सेकंड में आपसे जवाब चाहूंगा। इस सारी सूरत हाल की वजह से आज अगर हम देखें, आपसे एक छोटा सा सवाल लूंगा, पहले आपसे ले लेता हूं फिर बराड़ साहब से, क्योंकि मेरे पास वक्त की बहुत कमी है। जख्म उस वक्त के दिए गए जो आज भी हरे हैं, लेकिन सिद्धू साहब जब करतारपुर कॉरिडोर के उस समागम समारोह में गए थे तो उन्होंने कहा था कि मेरा भी मन करता है कि सुबह अमृतसर से चलूं और दोपहर को लाहौर पहुंचूं, वहां पर चीज़ें ग्रहण करूं, खाऊं पीऊं और वापस पंजाब आ जाऊं, भारत आ जाऊं। तो आपको क्या लगता है, बहुत 30 व्यक्तिगत तौर पे, देशभक्तवासी के तौर पे, क्या लगता है कि दोनों मुल्कों में ये प्यार, एकता बन पाएगी? जो जख्म है जो ब्रिटिश काल से दिए गए हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है सुनील, ये जख्म भर सकते हैं अगर दोनों मुल्कों की हुकूमतें फैसला कर लें कि जंग नहीं करनी। देखें, पूरा यूरोप जो है वहां पे अपने अपने मुल्क सॉवरेनिटी के साथ रह रहे हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। जर्मनी और फ्रांस इकट्ठे एक दूसरे के साथ फ्रेंडली रहते हैं। पाकिस्तान और भारत जरूर इकट्ठे दोस्ताना अंदाज में दो इंडिपेंडेंट कंट्रीज के तौर पे रह सकते हैं। दोनों मुल्कों की हुकूमतों को मिल बैठकर अवाम की जो विश है उसके मुताबिक फैसला करना है, जंग या। जी चलिए बराड़ साहब, आपसे आप क्या कहेंगे? देखिए जी, ये हमारी, ये दोनों देशों की अवाम की जरूरत भी है, और ये अब जैसे हमारी जो दिक्कतें हैं वो बहुत बड़ी हैं, पानी की दिक्कत है, इलाज की दिक्कत है, और चीजों पे खर्चा करना है, हथियारों के ऊपर खर्चा करने के लिए तो है ही नहीं, पर इसके लिए दोनों देशों में एक इत्तेफाक बनना चाहिए और किसी तरीके की जो इम्बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करती है। चलिए बराड़ साहब, मेरे पास आपकी बात भी सुन ली जनता ने, मैंने भी सुनी, दर्शकों ने भी सुनी और खान साहब ने भी सुनी। दोनों मुल्कों में एकता बने, क्योंकि जिस तरह से स्वतंत्रता की कुंडली, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत कम लोगों को, बहुत कम दर्शकों को इस प्लान के बारे में जो आज हम लोगों ने डिस्कस किया कि इस स्वतंत्रता की कुंडली जो दोनों मुल्कों की बनाई गई, उसके पीछे माउंटबेटन प्लान क्या था और उसके पीछे क्या कुछ चीज़ें थी। लेकिन हालात और जख्म अभी भी कहीं ना कहीं आज भी 74 साल बाद भी हरे के हरे हैं। जिन्होंने अपने खोए हैं, सरहदें खींच गई हैं, सरहद पर रोज तनाव की स्थिति बन जाती है। उम्मीद करेंगे भविष्य में हालात दोनों मुल्कों के सुधरें। और एक बार फिर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे यानी सुनील कुमार हिमाचली को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।